टॉपिक है हमारा, लेकिन उससे पहले हम ऑस्मोसिस हमारा टॉपिक है, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने माइक्स जो है वो आप लोग वो कर लें। हाँ जी, सही था, सही है, सही है, अवेद अली? सही अच्छा है, सही ठीक है। है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है ओस्मोलैरिटी, ठीक है, कि ओस्मोलैरिटी किसे कहते हैं, ओस्मोलैरिटी। अगर सादा सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ओस्मोलैरिटी बेसिकली एक सॉल्यूशन के अंदर, ये लेट सपोज मैंने एक बास्केट लिया, इसके अंदर ये वाटर है और इसके अंदर एक सॉल्यूट मैंने हल किया हुआ है, तो ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो चीज इसके अंदर हल है वो सॉल्यूट कहलाती है, और जिस चीज के अंदर ये चीज हल है वो सॉल्वेंट कहलाती है। दोनों जब मिल जाए तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो ओस्मोलैरिटी जो है ये क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बास्केट है और उसी साइज का एक और बास्केट है, ये मैंने यहां तक वाटर से फिल किया हुआ है, ये भी मैंने यहीं तक वाटर से फिल किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने 1 स्पून शुगर हल किया हुआ है और इसके अंदर मैंने 4 स्पून शुगर हल किए हुए हैं। तो शुगर क्या है, ये सॉल्यूट है जो मैंने पानी के अंदर हल किया हुआ है। पानी क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। अब ये 2 सॉल्यूशन थे मेरे पास, इन 2 सॉल्यूशंस में ओस्मोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि उतना ही पानी है लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट 4 स्पून है, ज्यादा है। तो ओस्मोलैरिटी बेसिकली कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर ये ओस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट या पार्टिकल कितने हैं, ये ओस्मोलैरिटी कहलाती है। अब ये जो ओस्मोलैरिटी है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे ओस्मोलैरिटी है, आपने सॉल्यूट बढ़ा दिए, ये 1 स्पून था, ये 4 स्पून थे, तो इसकी ओस्मोलैरिटी भी ज्यादा हो गई। इसकी ओस्मोलैरिटी लेट सपोज 1 है तो इसकी ओस्मोलैरिटी 4 होगी। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल तो हमने पढ़ ली ओस्मोलैरिटी, जितना आप सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाओगे उतनी ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। ये 1 स्पून था, ये 4 स्पून है, तो इसकी ओस्मोलैरिटी ज्यादा है। तो ये ओस्मोलैरिटी हमें पता चला कि किस चीज पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल पे। अगर एक सॉल्यूट पार्टिकल 1 स्पून से 4 स्पून हो जाते हैं तो ओस्मोलैरिटी भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। दूसरी एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये क्या है, लेट सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है, यही मैंने एक के अंदर 1 स्पून चीनी डाला है, शुगर। दूसरा उतना ही बास्केट है, उसके अंदर उतना ही पानी है, लेकिन उसमें मैंने 4 स्पून शुगर डाला हुआ है। अब मैं इस पानी को भी बॉयल करता हूँ, इसके नीचे मैं आग लगाता हूँ और इसके नीचे भी मैं आग लगाता हूँ। मुझे ये बताएं कि कौन सा सॉल्यूशन जल्दी बॉयल होगा, ये जल्दी बॉयल होगा या ये सर जल्दी बॉयल होगा। सर जी जी, सर रोख कारी नाम होता वो मार्कर सही था। मार्कर 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 नस्तजी जनन बल्जी तरागना पर रूम चेने। सही है, सही है। सर। अच्छा, अभी सही है, थोड़ा क्लियर हो गया है। क्लियर द क्लियर यस सर।
जी जी मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास सोल्यूशन ए है, ये सोल्यूशन बी है, मैं इसको भी हीट करता हूं और इसको भी हीट करता हूं, दोनों में बॉइलिंग जल्दी बॉयल कौन सा होगा? नंबर 1 इसमें सॉल्यूट की तादाद कम होगी। वेरी गुड, जिसमें ए। सॉल्यूट की तादाद कम होगी। जिसमें सॉल्यूट की तादाद ज्यादा, देखो पानी उतना ही है, बास्केट भी उतना है, ये बाल्टी जिस प्लास्टिक की बनी हुई है दोनों की सेम है, अमाउंट ऑफ हीट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सॉल्यूट ज्यादा है तो इसको, इस पानी को बॉयल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यानी ये अगर लेट सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है तो ये आपके पास बॉयल होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 से 15 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। क्यों एलिवेट हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये डिपेंड करती है नंबर या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगी तो ओस्मोलैरिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ओस्मोलैरिटी और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? जी। अच्छा, अब हमारे पास ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? लेट सपोज मेरे पास एक ये बकेट ऑफ वाटर है, इसके अंदर यहां तक लेट सपोज पानी है, इसके अंदर मैंने जो है हल किया हुआ है लेट सपोज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मैंने हल किया हुआ है, लेट सपोज मैंने 2 सोडियम क्लोराइड हल किए हुए हैं, और इस सॉल्यूशन की जो ओस्मोलैरिटी है लेट सपोज वो ओस्मोलैरिटी नहीं सॉरी, इस सॉल्यूशन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन बन रही है लेट सपोज हमारे पास वो 1 मोल है, सॉरी 2 मोल, 2 है। तो ओस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि ओस्मोलैरिटी इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई C। G क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने एग्जांपल दी है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? इसमें आपके पास लेट सपोज ये इसको ना मैं 1 कर देता हूं, 1 NaCl। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2 जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं? 2 ये 1 NaCl या सिर्फ NaCl में लिख, मैंने NaCl इसके अंदर ऐड किया इस सॉल्यूशन के अंदर। अब मैं इसकी ओस्मोलैरिटी मालूम करना चाहता हूं। ओस्मोलैरिटी का मैंने फार्मूला लिखा, ओस्मोलैरिटी इज इक्वल टू G ज़रब C। G कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जबकि C कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेट सपोज इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो 1 m है, कंसंट्रेशन इसकी हमें दी गई है कि ये 1 m है, और हमें ये कहा गया है कि आपने 1 NaCl इसके अंदर ऐड किया जिससे ये सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 m है, तो ओस्मोलैरिटी कैलकुलेट करो। तो हमें पता है ओस्मोलैरिटी इज इक्वल टू G ज़रब C। G नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी उसने हमें दी हुई है कि ये 1 है, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नीचे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये वाला मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। G हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इस एग्जांपल में मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 2 1 1 और 2 कितने हैं? सनौला हमारे साथ, सनौला आप सुनाई दे रहा है आपको? जी जी सुनाई दे रहा है। अच्छा, इसमें कितने पार्टिकल हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, क्योंकि एक सोडियम एक पार्टिकल हो गया, क्लोरीन दूसरा पार्टिकल हो गया, और मोल ठीक एक है, मोल है ना? हाँ 1 मोल ऑफ NaCl है, ठीक है। यानी मेरे पास 1 मोल NaCl है, लेकिन उस 1 मोल NaCl के अंदर
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? वो 2 हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे मैं 2 लिख देता हूं इज इक्वल टू ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी हमारे पास इसकी कितनी आ जाती है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 ओस्मोल पर लीटर। यानी इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में मेरे पास 2 ओस्मोल पार्टिकल या सॉल्यूट है। पार्टिकल या सॉल्यूट एक ही चीज के 2 नाम है। हम पढ़ रहे हैं ओस्मोलैरिटी। हमने ये पढ़ा कि ओस्मोलैरिटी बेसिकली किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट या पार्टिकल, आप इसको सॉल्यूट कहें या पार्टिकल कहें, एक ही चीज है, ये अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट या ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स कम है तो हम कहेंगे इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। हमने एग्जांपल दी कि हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, एक में हमने 1 स्पून शुगर ऐड किया, दूसरे में हमने 4 स्पून शुगर ऐड किए, तो जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल या ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट थे, जाहिर है वो 4 स्पून में ज्यादा होंगे, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। और ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। और इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल इसकी निस्बत ज्यादा है, इसलिए ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। तो ऑस्मोलैरिटी ने किस चीज पे डिपेंड किया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। और जो प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने दूसरी मिसाल क्या पढ़ी? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। दोनों सॉल्यूशन में जो लेट बॉयल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। तो सॉल्यूट पार्टिकल के ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये दो हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी। ये तो हो गया हमारे पास ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड। अब लेट्स सपोज आपके पास 2 सॉल्यूशन है और उन 2 सॉल्यूशन के दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन नंबर 2। लेट सपोज इसकी ऑस्मोलैरिटी है 2, जैसे यहाँ पे इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी 2 आई थी। लेट सपोज इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी 2 है और इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी 0.5 है। तो मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन नंबर 1 इज हाइपर ऑस्मोलर as compared to solution number 2। सॉल्यूशन नंबर 1 इज हाइपर ऑस्मोलर, यानी इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन नंबर 2, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी 0.5 है। ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा? मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन नंबर 2 इज हाइपो ऑस्मोलर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्यूशन नंबर 2 की जो ऑस्मोलैरिटी है वो सॉल्यूशन नंबर 1 के मुकाबले में थोड़ी है, तो ये हाइपो ऑस्मोलर हो गया। अगर दोनों सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी इक्वल हो, ये एक सॉल्यूशन ये दूसरा सॉल्यूशन, दरमियान में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी भी 2 ओस्मोल पर लीटर है, यहाँ की भी 2 ओस्मोल पर लीटर है, तो मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2 आर आइसो ओस्मोलर विद ईच अदर। आइसो मीन सेम, ओस्मोलर मीन ऑस्मोलैरिटी। जब 2 सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी सेम हो हम कहेंगे दे आर आइसो ओस्मोलर विद ईच अदर। यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं यहाँ भी उतने पार्टिकल हैं, यहाँ जितनी कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की यहाँ भी उतनी ही कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम है, मैं कहूंगा दे आर आइसो ओस्मोलर विद ईच अदर। यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन इसकी ऑस्मोलैरिटी इसकी निस्बत कम है, तो दिस सॉल्यूशन इज हाइपो ओस्मोलर इसकी ऑस्मोलैरिटी इसके निस्बत दिस वन इज हाइपोस्मोलर ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी हाइपर ऑस्मोलर, हाइपो ऑस्मोलर एंड आइसो ऑस्मोलर। और ऑस्मोलैरिटी उनके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास ऑस्मोसिस है।
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस बेसिकली सिंपल टर्म में अगर मैं कहूं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर किसी और चीज अगर कोई और चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। गैस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से इधर जाती है, तो ये गैस की डिफ्यूजन है। ठीक है, कोई भी और चीज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई चीज जाती है, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज वाटर हो, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसकी मिसाल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल हम इसकी पढ़ लेते हैं। ये बात याद रखो कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस के लिए वाटर का होना जरूरी है, प्लस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। यानी हम कहेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसकी क्या मैं आपको मिसाल देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, दोनों को मैंने यहां तक वाटर से फिल किया हुआ है, ये सारा वाटर है। ठीक है, इस साइड वाले वाटर में मैंने 4 NaCl डिजॉल्व किया हुआ है, इस वाले में मैंने 40 NaCl डिजॉल्व किया हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि डिफ्यूजन जब होगी, वाटर जो है, ये दो सॉल्यूशन में से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला, ये कंसंट्रेटेड ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपने 40 NaCl हल किए हुए हैं। तो वाटर जब डिफ्यूज होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, तो यहां से वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर की तरफ आएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे लो है, तो वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। दिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर from high concentration to low concentration across a semi-permeable membrane is called osmosis. यहां तक इस बात की समझ आ गई है? यस सर। अब ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब एक चीज होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, जो सॉल्यूशन 1 है, ये जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, इसका अंदर 40 NaCl है, इसके अंदर 4 NaCl है। तो ये जो सॉल्यूट की मिकदार है, जो तादाद है, जो कि ज्यादा है, ये एक प्रेशर जनरेट करती हैं और उस प्रेशर की वजह से वाटर यहां से यहां आता है। इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर इसको हम फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कह सकते हैं? सर नहीं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो अलग है, उसमें तो कैरियर यूज होते हैं ना, इसमें कोई कैरियर तो यूज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सही कोई जो कैरियर यूज नहीं हो। सर ये सर ये जो कहाँ पे होता है? हाँ हेलो, आवाज आप लोगों की कट रही, एक बंदा बात करे, एक मल बंदा। सर ये मैं बता रहा हूँ कि 40 आपने कहा है कि जो है ना वाटर की जो है ना ऑस्मोलेरिटी हम 40 NaCl से लेकर 4 NaCl तक जब वाटर जाते तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये तो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा ऑस्मोसिस? क्योंकि वाटर हमेशा जो है ना डिफ्यूजन में हम कहते हैं कि हायर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है एक जगह, वो वहां से लेकर लो कंसंट्रेशन जो वाटर की जहाँ पर होती है वहां जाती है, तो हम डिफ्यूजन कहलाते हैं। तो सर जिस साइड पे सॉल्यूट ज्यादा हो, मतलब NaCl, उस साइड पे वाटर नहीं जाएगा। सेमी पर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी पर। ऑस्मोसिस के लिए दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले वाटर की फ्लो होनी चाहिए, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना दरमियान में जरूरी है बिटवीन टू सॉल्यूशन। एक तो हो गई ये बात।
तीसरी बात हमने करनी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वहां पे हमारा जो है कनेक्शन वो हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है? एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल आपने ऐड किए हुए हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल इस सॉल्यूशन को एक प्रेशर देते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है। ब्लड जो है एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिजॉल्व होती हैं, हल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटीन इसके अंदर हल होते हैं। मिसाल के तौर पर एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन इसके अंदर सॉल्व होता है। ये ब्लड वेसल है। मैं जरा इसको थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये मेरे पास एक कैपिलरी है और कैपिलरी की दीवारों में बहुत छोटे छोटे, ये देखना, बहुत स्मॉल स्मॉल फेनेस्ट्रेशन होती हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल इसके अंदर फेनेस्ट्रेशन होती हैं। ये कैपिलरीज की वॉल्स हैं, इसके अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल फेनेस्ट्रेशन होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ब्लड जा रहा होता है। अब ब्लड के अंदर फ्लूइड भी है, वाटर भी है, सॉल्यूट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह। लेकिन ये छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशन से सवाल ये पैदा होता है कि यहां से ये सारा ब्लड लीक होके बाहर क्यों नहीं निकलता? ये डिफ्यूजन क्यों नहीं होती? ये ऑस्मोसिस क्यों नहीं होती? इसकी वजह सर ये है एल्बुमिन उसको कि लीकिंग से रोकता है। रोकता ये है। सर जो एल्ब्यूमिन क्या है? इंटरमीडियल गैप जो होते हैं और इसका जो गैप होता है वो बहुत स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द साइज ऑफ एल्बुमिन। हाँ, अच्छा, अब एल्ब्यूमिन जो है वो चूंकि यहाँ से लीक हो नहीं सकता, लेकिन वाटर भी लीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन ने वाटर को पकड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्यूशन में हल होते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन में हल होते हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एल्ब्यूमिन को हल कर दो, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन, और यहाँ से आप इसको लीक करो, तो फ्लूइड जो है यहाँ पे लीक नहीं होगा। लेट सपोज ये दूसरा सॉल्यूशन है, इस दूसरे सॉल्यूशन में लेट सपोज एल्ब्यूमिन सिर्फ 2 है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन 50 है। तो ये बाहर एक सॉल्यूशन है, यानी बाहर भी एक सॉल्यूशन है, अंदर ब्लड भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ से फ्लूइड डिफ्यूज, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जैसे मैंने आपको बताया था ना। लेट सपोज आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये हो गया ब्लड अंदर। जो बाहर सॉल्यूशन है, बाहर भी तो जाहिर फ्लूइड पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन है, ये हो गया ये वाला सॉल्यूशन। और ये दरमियान में कैपिलरी की जो वॉल हो गई, ये हो गई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां से जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो लीक होके बाहर क्यों नहीं? प्रेशर कि जिस प्रेशर की वजह से फ्लूइड बाहर लीक नहीं हो सकता, इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अंदर चूंकि ब्लड वेसल के अंदर एल्ब्यूमिन ज्यादा है, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं, ये पानी को बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। क्योंकि अंदर जो एल्ब्यूमिन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज्यादा है? क्योंकि अंदर एल्ब्यूमिन ज्यादा है। अगर बाहर एल्ब्यूमिन ज्यादा होती, जैसे मिसाल के तौर पर जब आपको कोई जख्म लगता है, जब कोई इंजरी होती है, जब इंजरी होती है तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है? जो कैपिलरीज हो जाती हैं ये फट जाती हैं। तो जब कैपिलरीज फटती हैं तो एल्ब्यूमिन भी बाहर लीक होना शुरू हो जाता है। अब बाहर भी एल्ब्यूमिन ज्यादा हो गई। जब बाहर एल्ब्यूमिन ज्यादा हो गई तो यहाँ से फ्लूइड लीक होगा। जब फ्लूइड लीक होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होगा। बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। इसलिए जहाँ पे आपको जख्म लगता है उसके इर्द गिर्द आपको स्वेलिंग हो जाती है। जहाँ पे आपका कोई लेट सपोज कोई दाना निकलता है, कोई इंजरी होती है, कोई यहाँ पे बॉयल निकलता है, तो इर्द गिर्द जो जगह होती है वो उसकी स्वेलिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल्स डैमेज हो जाती है। जब वॉल्स डैमेज होती हैं तो एल्ब्यूमिन लीक हो जाता है। एल्ब्यूमिन ने तो अंदर फ्लूइड को पकड़ा हुआ था, बाहर जाने नहीं दे रहा था। अब जब एल्ब्यूमिन खुद निकल गया तो जाहिर है फ्लूइड भी निकलेगा, फ्लूइड बाहर जमा होगा, बाहर जमा होगा तो ये जगह स्वेल हो जाएगी। तो ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अगर किसी सॉल्यूशन की, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, एक ब्लड है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से सॉल्यूशन का ज्यादा है? अंदर ब्लड जो सॉल्यूशन है उसका। इसलिए फ्लूइड बाहर लीक नहीं होता। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज्यादा है? क्योंकि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन ज्यादा है। अब हमारे पास
कुछ डिजीजेस हैं जैसे लीवर की, अगर किसी बंदे का लीवर डैमेज हो जाए, लीवर सिरोसिस हो जाए, लीवर कैंसर हो जाए, तो इस बंदे के हाथ, पांव और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन बनाता है। अगर किसी बंदे का लीवर डैमेज है तो इसका मतलब उसके जिस्म के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं बन रही। अगर एल्ब्यूमिन नहीं बन रही तो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन थोड़ी है। अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन थोड़ी है तो फ्लूइड तो लीक होगा, क्योंकि इस फ्लूइड को लीक होने से बचाने की जिम्मेदारी एल्ब्यूमिन की थी। अगर एल्ब्यूमिन थोड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा हो गया तो फ्लूइड लीक होगा बाहर। तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर में जो पूरे जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर एल्ब्यूमिन थोड़ा हो जाता है। एल्ब्यूमिन थोड़ा होता है तो सारे जिस्म में जगह जगह पे कैपिलरी से फ्लूइड लीक हो रहा होता है। जब लीक हो रहा होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा हो रहा होता है। जब जमा हो रहा होता है तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो जगह स्वेल हो रही होती है। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक बंदे के गुर्दे जो हैं वो उड़ गए हैं, गुर्दे उसके खराब हो गए। इन बंदों में भी पूरे जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप लोगों ने हमने बोमेन कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डैस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये इस तरह ये यूरिन बनता है। ये ब्लड वेसल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। जो चीजें आपने यूरिन में निकालनी होती हैं वो यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकलती है। अब जो एल्ब्यूमिन है, जाहिर है ये भी इस ब्लड वेसल के अंदर आ रहा है। ये एल्ब्यूमिन आ रहा है, आ रहा है। जब एल्ब्यूमिन यहाँ पे पहुंचता है तो बोमेन कैप्सूल की दीवारों में यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज होती है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, नेगेटिव। और एल्ब्यूमिन खुद एक प्रोटीन है, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मैं इसको जरा बड़ा करके बना देता हूँ। ये बोमेन स्पेस है, ठीक है। बोमेन स्पेस की दीवारों में नेगेटिवली चार्ज वो होती हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां से एल्ब्यूमिन आता है और ये फिल्टर नहीं होता, फिल्टर नहीं होता, यूरिन की शक्ल में बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एल्ब्यूमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए ये इसको फिल्टर होने से मना करता है। जब ये फिल्टर नहीं होता तो ये यूरिन की शक्ल में बाहर नहीं निकलता और ये वापस आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। अगर किसी बंदे की किडनी डैमेज हो जाए, मोस्टली जो शुगर की वजह से होती हैं, जब किसी बंदे का शुगर ज्यादा हो ना ब्लड में, तो वो बोमेन स्पेस के इन नेगेटिव चार्जेस को खत्म कर देता है। तो जब नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन यहाँ पे जो फिल्टर होता है फ्रीली फिल्टर हो जाता है, क्योंकि इसको रिपेल करने वाले नेगेटिव चार्जेस तो हैं ही नहीं। तो ये फिर यहाँ से फिल्टर होकर यूरिन में निकलता है। इन बंदों के ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, और जब एल्ब्यूमिन कम होता है तो जगह जगह पे कैपिलरी से फ्लूइड लीक होता है, क्योंकि फ्लूइड को लीक होने से रोका ही एल्ब्यूमिन ने था। जब फ्लूइड लीक होता है तो इन लोगों को पूरे जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है और एडीमा हो जाता है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्या है? द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट in a solution produce a pressure which is called osmotic pressure. If the solute is more in the solution, we will say that the osmotic pressure of this solution is high. If the solute is less in the solution, we will say that the osmotic pressure is less. बिल्कुल ऑस्मोसिस इसकी तरह, ऑस्मोलैरिटी की तरह। अगर सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी इसकी ज्यादा है इस सॉल्यूशन की। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, हम इसी तरह कहते हैं कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। दोनों डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। इस बात की आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? क्या मैं आगे प्रोसीड करूं? बहुत अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। इसमें अब आप लोगों ने ना क्वेश्चन हम एंड में करेंगे। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोलैरिटी पढ़ा कि ऑस्मोलैरिटी किसे कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपो क्या होता है, और आइसो ऑस्मोलर क्या होता है। उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ी। ऑस्मोसिस में हमने ये कहा कि इसमें आप दो चीजें, जो डिफ्यूजन हो रही होगी वो किसी और चीज की नहीं होगी, वो किसकी होगी? वाटर की होगी, ठीक है, वाटर। दूसरा क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जिस तरह इस एग्जांपल में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इस एग्जांपल में ये कैपिलरीज की दीवार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं जो कुछ चीजों को तो जाने दे लेकिन कुछ को जाने ना दे। जैसे यहाँ से थोड़ी थोड़ा फ्लूइड लीक होता है लेकिन एल्ब्यूमिन लीक नहीं होता, तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती हैं जो किसी भी चीज को अलाउ ना करे पास होने की, और परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं जो फ्रीली हर चीज को अलाउ करे, तो वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे इसकी समझ आ गई ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गिव मी एन आंसर व्हाई इन द लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर या क्रॉनिक किडनी डिजीज, व्हाई इन दीज पीपल there is a generalized swelling all over the body, the answer should be because in both of these diseases the osmotic pressure of the blood is low. Due to the less osmotic pressure, due to the low osmotic pressure, the fluid leaks out of the capillaries into the extracellular space and it causes swelling. तो ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमारा जो है एक बहुत ही अजीम साइंसदान गुजरा है, जिसका सर ये नाम किडनी था, वाला एक दफा रिपीट कर, किडनी किडनी वाला ये था कि देखो, किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल से बना होता है, और फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर लूप ऑफ फेनले, फिर डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बोमेन स्पेस हैं, ये फिल्टर हैं, ये छान है, इससे चीजें छान होती हैं कि किसने गुजरना है किसने नहीं गुजरना। नॉर्मली इस बोमेन स्पेस के अंदर जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और एल्बुमिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो एल्बुमिन तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब किसी बंदे की किडनीज डैमेज हो जाएं, जैसे ग्लूकोज जो जैसे शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है हर वक्त, और बहुत ज्यादा ग्लूकोज इन नेगेटिव चार्जेस को खत्म कर देता है। जब ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाती है, तो एल्बुमिन को रिपेल करने वाला चार्ज खत्म हो गया, एल्बुमिन फ्रीली लीक होगा, यहाँ से इस तरह लीक होगा और ये इस तरह यूरिन में निकलेगा। जब यूरिन में निकलेगा तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर एल्बुमिन कम हो जाएगा। ब्लड वेसल में एल्बुमिन कम होगा तो फ्लूइड बाहर लीक होगा, क्योंकि इसी एल्बुमिन के वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर था, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड लीक नहीं हो रहा था। जब ऑस्मोटिक प्रेशर एल्बुमिन कम हो गया, तो इस सोल्यूशन का, यानी ब्लड एक सोल्यूशन है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, फ्लूइड लीक होना शुरू होगा, फ्लूइड लीक होना शुरू होगा तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी। ठीक है सर, ये किडनी वाले पेशेंट के लिए जो हम यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, ये यही एल्बुमिन वेरी होता है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें आप एल्बुमिन देखते हो कि क्या एल्बुमिन इस बंदे की यूरिन में लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये हम आगे इंशाल्लाह जब सिस्टमिक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यूरिन के फिर 2-3 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक यूरिन डिपस्टिक होता है, एक यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यूपीईपी। लेकिन वो हमारी डिटेल में चीजें, सबसे पहले आप यहाँ पे इन बेसिक्स चीजों को समझने की कोशिश करो कि शुगर के मरीज के गुर्दे क्यों खराब होते हैं और फिर उनके स्वेलिंग क्यों होती है। यहाँ तक तो ये चीजें हमारे पास हो गई। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं। एल्ब्यूमिन की वजह से हमारे ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक नहीं होता। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ब्लड हमारे ब्लड वेसल के अंदर क्यों रुका हुआ है, ये बाहर लीक क्यों नहीं होता, हम कहते हैं क्योंकि एल्ब्यूमिन ने इसको बाहर लीक होने से रोका हुआ है, एल्ब्यूमिन की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके लिए यहाँ एक बहुत ही अजीम साइंसदान जिसका नाम था हजरत मौलाना वेंट हाफ, अजीब किस्म का नाम है लेकिन चलो ठीक है, वेंट हाफ, उसने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करने का फार्मूला ढूंढना है, मुझसे ले लो। उसने कहा कि ये इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई सी। ये किसका फार्मूला था? G मल्टीप्लाइड बाई सी। ये तो ओस्मोलैरिटी का फार्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो। ओस्मोलैरिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ओस्मोलैरिटी इज इक्वल टू G ज़रब C। G क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने उस टाइम एग्जांपल में आप लोगों को NaCl का कहा था कि NaCl का अगर मैं एक वो सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, ये ओस्मोलैरिटी का फार्मूला था, G ज़रब C। G क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर आपने एक NaCl ऐड किया है तो एक NaCl के अंदर पार्टिकल कितने हैं? 2, एक सोडियम और एक क्लोरीन। एक KCl के अंदर कितने हैं? एक पोटाशियम और एक क्लोरीन, 2। और एक KCl2 के अंदर कितने हैं? 3, क्योंकि एक पोटाशियम और 2 क्लोरीन, ये Cl2 हो गया।
तो ये 3 हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है वो मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि 1 मोलर है। तो ये ऑस्मोलैरिटी का फार्मूला था। तो वेंट हाफ ने भी यही कहा कि भाईजान सबसे पहले तो जी ज़रब सी लो ऑस्मोलैरिटी वाला, उसके बाद आप आरटी भी ऐड करो। ये उसने कहा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर को कहते हैं, लैटिन आपके पास हुआ है, ठीक है। और चूंकि ये प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो प्रेशर आप mm मर्करी में लिखते हो। जैसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं ना कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ मर्करी है, तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रेशर है तो इसका यूनिट है mm ऑफ मर्करी। तो जी क्या है हमें पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल और सॉल्यूट एक चीज। सी क्या है, कंसंट्रेशन। आर क्या है, ये कांस्टेंट उसने एक दे दिया। और टी क्या है, टेम्परेचर, कि इस वक्त माहौल का टेम्परेचर कितना है, इस वक्त माहौल का टेम्परेचर कितना है। ये आर जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 0.082 होती है, ठीक है। वेंट हाफ ने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू जी ज़रब सी मल्टीप्लाइड बाई आर टी। नंबर ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई करो कंसंट्रेशन के साथ, उसको मल्टीप्लाई करो एक कांस्टेंट के साथ जिसकी वैल्यू है 0.08, उसको मल्टीप्लाई करो टेम्परेचर के साथ कि उस जगह पे टेम्परेचर कितना। तो इस वेंट हाफ के इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसकी तो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एल्बुमिन ज्यादा होंगे उतना इस ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरे नंबर पे जो मिसाल है वो है आपके पास दो कंसंट्रेशन, कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 मोल KCl है, सही है, 1 मोल KCl और 1 मोल मेरे पास CaCl2 है। तो इन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा CaCl2 CaCl2 का, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये 1 मोल सॉल्यूशन है, ये 1 मोल सॉल्यूशन है। यहाँ पे 1 मोल के अंदर आपने 2 पार्टिकल हल किए हुए हैं, पोटेशियम और क्लोरीन। ये 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर आपने एक Ca और 2 क्लोरीन 3 पार्टिकल हल किए हुए हैं। तो जो कंसंट्रेशन हो गई, गाढ़ा कौन सा हो गया, एक में आपने 3 हल किए हुए हैं और एक में आपने 2 हल किए हुए हैं। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है। जी आ रही सर है आ सर, आ रही रही है। है। अब यहाँ पे जिस तरह वहां पे हाइपर ओस्मोसिस, हाइपो ओस्मोसिस और हाई आइसो ओस्मोसिस था, यहाँ पे टॉनिसिटी है। मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, गौर से सुने, इनके दरमियान सेमी परमिएबल मेंबर है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। ए भी कर लेता हूँ, ये सॉल्यूशन नंबर ए है, ये सॉल्यूशन नंबर बी है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4। याद रखो कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा हम उसको कहेंगे कि ये हाइपरटॉनिक है, टॉनिक। द सॉल्यूशन नंबर बी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 है, तो द सॉल्यूशन, और इसका 1 है, तो सॉल्यूशन बी इज हाइपरटॉनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए, क्योंकि सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी, सॉरी ए। सॉल्यूशन ए जो है ये आपके पास हाइपोटॉनिक होगा।
एज कंपेयर टू सोल्यूशन बी, क्योंकि सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है, सोल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 है। तो सोल्यूशन ए जो है इसके मुकाबले में कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, तो ये हाइपोटोनिक। और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इसका भी 4 इसका भी 4, तो मैं कहूंगा कि सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी आर आइसोटोनिक with each other। हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा हो, आइसोटोनिक जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ये हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, उससे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, ओस्मोलैरिटी की। वो जो हाइपर ओस्मोलर था और हाइपो ओस्मोलर था और आइसो ओस्मोलर था, उसमें क्या किया था हमने, ये देखो। तो अगर यहाँ पे ओस्मोलैरिटी 2 है और इसकी ओस्मोलैरिटी 0.5 है, तो हम कहेंगे ये हाइपर ओस्मोलर है, क्योंकि इसकी ओस्मोलैरिटी ज्यादा है। इसकी ओस्मोलैरिटी थोड़ी है, ये हाइपो ओस्मोलर है। और अगर दोनों की ओस्मोलैरिटी 2 हो, तो हम कहेंगे कि बोथ आर आइसो ओस्मोलर विद ईच अदर। लेकिन अगर आप ओस्मोलैरिटी की बात ना करो, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की बेस पे सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, तो फिर आप टॉनिक का लफ्ज यूज करोगे। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बात की यस सर। डॉक्टर फलां बिन डमका आपका नाम है, FBD, या डमका बिन फलां आपका नाम है, जो भी आपको पसंद आए। आप डॉक्टर साहब हो, आप अस्पताल में बैठे हो, एक बंदा आता है उसका बीपी लो है, लेट्स सपोज उसका बीपी है 70/60। मैं आपको कहता हूं कि यार इसको कोई आइसोटोनिक लगाओ, तो क्या लगाओ, आइसोटोनिक लगाओ। तो दूसरे लफ्जों में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको कोई ऐसी ड्रिप लगाओ कि जिसकी ओस्मोलैरिटी और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो ब्लड की तरह हो। और वो क्या है, वो आपके पास क्या है, नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन के नाम से एक ड्रिप आती है, नॉर्मल सेलाइन 0.3% नॉर्मल सेलाइन। आप इस बंदे को 0.3% नॉर्मल सेलाइन लगा देते हो, क्योंकि 0.3% नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप की अंदर जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, ये आपके ब्लड के बराबर है। तो ये सॉल्यूशन आपके ब्लड के मुकाबले में क्या हो गया, आइसोटोनिक हो गया, क्योंकि दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोलैरिटी सेम है। दूसरा, आपके पास एक पेशेंट आता है, लेट्स सपोज उसका जो है अच्छा, यहां तक इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। यस सर। यस सर। सर ठीक है, अब हम जो है आगे जाते हैं। हमारे पास अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने एल्बुमिन के बारे में उस दिन क्लास में डिटेल में पढ़ा कि एल्बुमिन किस तरीके से फ्लूइड को लीक होने से बचाता है, ये एल्बुमिन क्यों बचाता है, क्योंकि एल्बुमिन की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, ब्लड के अंदर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या हम कोई खसूसी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो बहुत खसूसी किस्म का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तो हमें इतने बड़े मसले की वजह से मसलों से बचाता है, फ्लूइड को लीक होने से बचाता है, तो हम उसे कहते हैं कि डी। बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक स्पेसिफिक नाम दे कोलाइडल देते ऑस्मोटिक हैं। प्रेशर। इस वेरी गुड, इसका नाम है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? Colloidal osmotic pressure is the osmotic pressure of the blood due to albumin. मेरे पास ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एल्बुमिन है। ये दूसरा ब्लड वेसल है, इसके अंदर 2 एल्बुमिन है। मैं कहूंगा कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस ब्लड इज हाई। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई आप डॉक्टर बंदे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर तो केमिस्ट्री वाले इस्तेमाल करते हैं, आप तो मेडिकल के बंदे हो, इस जगह के लिए इसका खसूसी नाम यूज करो। मैं कहूंगा ठीक है भाई, द colloidal osmotic pressure of this blood is more as compared to this one. अगर कोई आपसे ये पूछे कि ठीक है, वेरी गुड, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, ये इतनी
प्यारी चीज है, क्या हम इसको कोई एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं? तो हम उसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? अभी मुझे जिस स्टूडेंट ने ये कहा कि इसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? अनकॉटिक। अनकॉटिक प्रेशर, अनकॉटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, अनकॉटिक प्रेशर भी कहते हैं। किसको? एल्ब्यूमिन के ऑस्मोटिक प्रेशर को। कौन सा एल्ब्यूमिन? वो एल्ब्यूमिन जो ब्लड वेसल के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो ब्लड है, ब्लड इज ए सॉल्यूशन, जो इसके अंदर सॉल्व्ड है, एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है, एज ए पार्टिकल काम कर रहा है। तो इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको हम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सबको समझ आ रही है या सिर्फ ये 1-2-3 बंदों को समझ आ रही है? अच्छा, बाकियों के तो ये आप है, ठीक है, बाकियों के माइक सर एक ऑफ सर हैं। एक मैं ये क्वेश्चन है, सोच सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट में ना कर लें? चलो कर लें, ओके कर लें। ओके सर, ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एल्बुमिन की वजह से है या इसमें कोई और फैक्टर है? बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया। मैं आपके इस सवाल पे आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। इसमें Thank you, और sir. भी बहुत सारी एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, बहुत सारे और भी चीजें हैं, सॉल्यूट्स हैं, फाइब्रिनोजेन है। लेकिन जो मेन प्रोटीन का कंपोनेंट है। है, जिसकी वजह से जो मेन कंपोनेंट है, जो ज्यादा किरदार अदा करता है, वो एल्ब्यूमिन है। आपके जिस्म में एल्ब्यूमिन Thank you, कम sir. हो गई, Thank- इसी ने thank- तो मेन किरदार अदा करना था, तो इसलिए जो है हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब एक और टर्म हम देखिए, ये टर्मिनोलॉजी सीखें। अगर आपको इनकी समझ आ जाती है, आगे आपने फिर सिर्फ रीड करना है अखबार की तरह। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि व्हाट इज अनकॉटिक प्रेशर और ये एल्ब्यूमिन की वजह से क्यों है, और अगर एल्ब्यूमिन ना हो तो फिर ये मसला क्यों होगा, तो फिर आगे आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आएगी। हम इसलिए सबसे पहले मैं ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, what is hyperosmolar, hypoosmolar, isosmolar, what is osmotic pressure, what is hypertonic, hypotonic, isotonic, what is colloidal osmotic pressure, what is oncotic pressure। हम देखें, हम जल्दी में नहीं है। मुझे कई लड़के ने मैसेज किया है कि ये कितने दिनों में हम खत्म करें, तो ये हम 1 हफ्ते में या 5 दिनों में पूरी फिजियो खत्म नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो, मैं आप लोगों को रोजाना एक सिस्टम पढ़ा के 4 दिनों में पूरी फिजियोलॉजी खत्म कर दूं, लेकिन फिर उसका फायदा नहीं होगा। मैंने इसीलिए जो एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों को इस क्लास में ऐड नहीं किया, क्योंकि उनको तो 1 महीने में सब कुछ फिजियो, पैथो, फार्मा सारी चीजें करनी है। वो तो ग्रेजुएटेड हैं ऑलरेडी, आप स्टूडेंट हो। आप जनरल फिजियोलॉजी, ये जो जनरल वाला चैप्टर है, इसको अच्छी तरह समझो, तो बाद में आप लोगों के लिए भी मसला नहीं होगा समझने में, और मुझे समझाने में मसला नहीं होगा। इसलिए मैं इस पे टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ। तो आप लोग ये ना कहें कि हमने तो सिर्फ पीआरएस का आज 1 पेज पढ़ा है। आपने 1 पेज नहीं पढ़ा, आपने बेशक जो 1 पेज पे चीजें लिखी है वो पढ़ी हैं, लेकिन आगे पीछे आपने कोई 15 पेजेस लिखे हैं, पढ़े हैं, जो आगे आपको आने वाले हैं, आगे आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहली बात। तीसरा, हमारे पास जो टर्म यूज होता है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। देखिए, ये मैं पढ़ने वाला बच्चा था अपने मेडिकल कॉलेज में, मैं पढ़ने वाला था, जगह जगह से पढ़ता था, यूट्यूब से, इधर उधर से, फिर भी मुझे इन टर्मिनोलॉजीज की समझ नहीं आती थी, और इन्हीं की वजह से हमें मसले होते थे, हमें फिर आगे और समझ नहीं आती थी। इसलिए इनको अच्छी तरह समझे। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? ये एक नंबर है जो 0 से लेके 1 तक हो सकता है। यानी आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या 0 होगा, या 0.1, 0.2, 0.3, 5, 4, 0.9 और 1। तो 0 और 1 के दरमियान ये जितना भी आपके पास नंबर हैं, इनमें से एक नंबर को हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर यहां से अगर ये सॉल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ फ्रीली यहां पे आ जाए, तो मैं कहूंगा कि इस सॉल्यूट का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये 0 है। एक दफा फिर गौर से सुने, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एक नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में हो सकता है।
किसका नंबर है ये सॉल्यूट का होता है। मेरे पास एक सॉल्यूट है, ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को फ्रीली क्रॉस करके इधर आ सकता है, तो मैं कहूंगा कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। 0 वाले फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली कहीं पर भी, परमिएबल होते हैं, completely permeable. If the solute is completely permeable, we say that the reflection coefficient of this solute is 0. मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई एक दूसरा सॉल्यूट है दूसरे किस्म का, और ये इसको क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता, तो मैं कहूंगा कि द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दिस सॉल्यूट इज 1. अगर सॉल्यूट फ्रीली क्रॉस कर दे किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, तो हम कहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है। अगर कोई सॉल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सके, ये इम्परमिएबल हो, तो हम कहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 1. तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 और 1 के दरमियान ये 0 होगा या 1 होगा। अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई ठीक है, इसकी तो हमें समझ आ गई, थोड़ी और सिंपल तरीके से हमें समझाओ कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं कहूंगा कि पहले तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा वालेकुम सलाम, फिर मैं कहूंगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं कि एक सॉल्यूट कितनी आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकता है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं कि एक सॉल्यूट कितनी आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ सकता है। अगर बहुत आसानी से वो जा सकता है तो हम कहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, और अगर बड़ी मुश्किल से जा सकता है या बिल्कुल नहीं जा सकता तो हम कहेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 1. यहां तक इस बात की समझ आ गई? आ गई समझ। ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मुझे एक मैं ये एक सवाल पूछने लगा हूं, और मैं माइक ऑन करूंगा जिसे मैंने सवाल पूछना होगा। ये लड़कियां जो हैं ये बहुत खामोश हैं, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं। तूबा गुल से मैं ये सवाल पूछूंगा, और शर्माना नहीं है अगर आपको इसका आंसर नहीं आता, ठीक है? ये मैं कैसे इसका माइक ऑन करूंगा? अबिदली शाह, इसका मुझे तरीका बताओ। बल्कि आप ऑन करो, आपने ये मीटिंग शुरू की है, आप ऑन करो तूबा का माइक। तूबा का भी ऑन करो और अतल खान का भी ऑन करो। ठीक है, तूबा क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एग्जाम्पल में हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा, मुझे ये बताओ कि एल्ब्यूमिन का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो 0 होगा या 1 होगा? मैं जरा ना इसको इधर एक दफा फिर ड्रा कर देता हूं। ये फेनेस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन एक सॉल्यूट है, जिस तरह ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। मैंने आपको मिसाल के जरिए से समझाया कि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 है। तो ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, ये भी इसी तरह फेनेस्ट्रेटेड होता है। ये अंदर ब्लड है जो कि एक सोल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट है एल्ब्यूमिन। इस तरह ये सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में, ब्लड एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूट है एल्ब्यूमिन। मुझे इसका आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताएं, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 होगा या 1 होगा? सर 1 होगा। 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये लार्जर सॉल्यूट हैं, ये फ्रीली लीक नहीं हो सकता। जी। जिस तरह यहाँ पे ये सॉल्यूट जो है ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 है। तो वेरी गुड। हम एल्ब्यूमिन लीक होके बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? ये इस चीज को कहते हैं कि एक सॉल्यूट कितनी आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लीक करता हुआ बाहर चला जाए। ये तो हो गया ये। हमने टर्मिनोलॉजीज आज पढ़ी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपो, आइसो ऑस्मोलर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर जिसका ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। उसके बाद हमने कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और अनकार्टिक प्रेशर और एल्ब्यूमिन से रिलेटेड इसकी वो। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एल्ब्यूमिन का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है, यूरिया का कम है। देखो हमारे और आपके ब्लड के अंदर यूरिया भी होता है, ठीक है, लेकिन यूरिया का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बहुत थोड़ा है, वो लीक होके बाहर निकल जाता है।
अब इधर से ना मैं देखो, मैं आप लोगों को साथ साथ क्लिनिकल पर्ल्स भी दे रहा हूँ, मोती हैं ये, क्लिनिकल मोती। ये मेरे पास कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी। ब्लड के अंदर यूरिया भी होता है। अब ये यूरिया, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि ये लीक करके बाहर जा सकता है, ये लीक करके बाहर जा सकता है। अगर यूरिया लीक करके बाहर चला जाए तो ये बाहर यूरिया जगह जगह पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट हो जाता है, और ये जब डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये जब डिपॉजिट होता है तो इसकी वजह से इचिंग होती है, इचिंग होती है, इचिंग, आपको खारिश होती है, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? यूरिया हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड से निकालने वाला कौन है? किडनी। जो किडनी होती है, ये जो आपके अंदर ब्लड के अंदर यूरिया है ना, तो यही ब्लड आपकी किडनी में आ रहा है, आपकी किडनी में आ रहा है, यहाँ पे यूरिया फिल्टर होके, यूरिया यहाँ से फिल्टर होके यूरिन में निकल जाता है। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए तो यूरिया फिल्टर नहीं हो सकता, फिल्टर होके बाहर नहीं जा सकता, तो ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में ज्यादा यूरिया होगा तो वो लीक होगा। क्यों लीक होगा? जब थोड़ा होता है तो क्यों लीक नहीं होता? क्योंकि यूरिया के साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामेट। उन ग्लूटामेट अमाइनो एसिड ने यूरिया को पकड़ा हुआ होता है, वो इसको बाहर लीक नहीं होने देते। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए तो ब्लड से यूरिया बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता, तो ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, यूरिया यूरिया यूरिया, और ग्लूटामेट तो इतने नहीं होते। तो आपके पास कुछ यूरिया ऐसे होंगे जो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, उनको ग्लूटामेट ने नहीं पकड़ा होगा। तो जब उनको ग्लूटामेट ने नहीं पकड़ा होगा तो वो यूरिया बाहर लीक होंगे, जब बाहर लीक होंगे तो बाहर जमा होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा होंगे, तो इन बंदों को क्या होगी? इचिंग होगी। तो यही वजह है, जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं ना, गुर्दों के मरीज होते हैं, उनको अक्सर ये इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है, वो इस वजह से होती है। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को? इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है, कर देंगे, आपने लास्ट में बताया हमें ग्लूटामेट का, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन्होंने फ्री यूरिया को पकड़ा हुआ होता है, इसलिए यूरिया लीक होकर बाहर नहीं जाता। अगर ये पकड़ा नहीं हुआ होता, सिर्फ यूरिया होता, तो यूरिया का तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो 0 है, और 0 वो होता है जो फ्रीली क्रॉस कर सके। तो ये तो यूरिया इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फ्रीली बाहर निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा हो जाता। लेकिन ये क्यों लीक नहीं होता? क्योंकि ग्लूटामेट ने इसको पकड़ा हुआ होता है। तो अगर किसी बंदे को किडनी डिजीज हो जाए, तो किडनी डिजीज में यूरिया जो है वो बिल्कुल यूरिन की शक्ल में बाहर नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाता है तो उतने सारे ग्लूटामेट तो हमारे पास नहीं होते। लेट्स सपोज 10 ग्लूटामेट थे और यूरिया 50 हो गए, तो 10 ग्लूटामेट 10 यूरिया को तो पकड़ लेंगे, जो पीछे 40 यूरिया बच गए उनका क्या होगा? वो लीक होके बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो उनकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा होंगे, तो उनकी वजह से इचिंग होगी। वो इचिंग बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि यूरिया जब बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पे आपके पास मास्ट सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, वो हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं, और हिस्टामिन की वजह से फिर इचिंग होती है। लेकिन ये डिटेल की चीजें हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप लोगों को अगर यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए, तो वहां पे मुझे एक एक चीज को 3-3 दफा नहीं दोहराना पड़ेगा। हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी पढ़ लिया और इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ ली कि इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगला जो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से वो है, क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो है इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर, ईओपी। इफेक्टिव ऑस्मोटिक बेसिकली क्या है? ये इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये जो अभी हमने वो पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो उससे जो चीज बनती है वो इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ आ गई है इसकी? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आज टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये हमारा एक टॉपिक था जो कि खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजिंग पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये बहुत जरूरी है। और मैं गारंटी से कहता हूं कि 90% स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आ रही थी, बस पढ़ रहे होते हैं अच्छा डिफ्यूज पोटेंशियल, अच्छा अरेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये है क्या? डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है? ठीक है,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में अक्सर आवाम को समझ नहीं आ रही होती, तो इसको समझना जरूरी है। उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आयन चैनल्स के बारे में बात कर लें। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का लाइपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। इस लाइपिड बाइलेयर के अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन को तो फिलहाल आप गोली मारे, हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ये इंटीग्रल प्रोटीन 50 किस्म के काम करते हैं, जिसमें एक काम ये भी है कि ये एक आयन चैनल की तरह काम कर सकते हैं। आयन चैनल यानी आयन को गुजारने वाला रास्ता, चैनल रास्ते को कहते हैं। तो आयन चैनल बेसिकली क्या है? अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सोडियम चैनल है, इसके थ्रू सोडियम अंदर जाता है, तो मैं अगर कहूं कि सोडियम चैनल किस चीज का बना हुआ है, आप कहोगे कि दिस इज मेड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज बेसिकली इंटीग्रल प्रोटीन। अब गौर से सुने, ये जो आयन चैनल होते हैं ये सेलेक्टिव होते हैं। कुछ चीजों को ये गुजारने देते हैं, कुछ चीजों को ये गुजारने नहीं देते। ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि कौन सी चीज इनसे गुजरेगी, कौन सी चीज इनसे नहीं गुजरेगी? दो मेन चीजों पे। और वो क्या है? वो दो मेन चीजें ये हैं, साइज पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक चैनल है इतना, और ये इस सोडियम के लिए है, इस सोडियम के लिए, बल्कि मैं इधर ये सोडियम ड्रा कर देता हूं, इस सोडियम के लिए देख, सोडियम इतना है। ये सोडियम और इस आयन चैनल का साइज तकरीबन एक जैसा है, तो सोडियम इससे गुजर जाएगा। लेकिन एक दूसरा सॉल्यूट, एक दूसरा आयन है जिसका साइज लेट्स सपोज इतना है, तो क्या अब ये इस आयन चैनल के थ्रू पोटेशियम गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता। तो हमने ये कहा कि आयन चैनल सेलेक्टिव है, कुछ चीजों को जाने देते हैं, कुछ को नहीं देते। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले साइज पे, ये साइज कितना है। दूसरा डिपेंड करता है चार्ज पे। साल के तौर पर इस चैनल के अंदर यहाँ पे जो रास्ते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होती है, तो वो इसको पकड़ के अंदर ले आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन रखूं, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस चैनल के अंदर जो रास्ते हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्लोरीन इससे नहीं गुजर सकता। तो इस चैनल से कौन गुजर सकता है? ये डिपेंड करता है चैनल और इस चीज के आयन का साइज और चार्ज के अंदर कौन सा, चैनल के अंदर कौन सा चार्ज है, और जिस चीज को आप इसे गुजारना चाहते हो वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई है इसकी? अब आयन चैनल दो कॉन्फ़िगरेशन में होता है। क्या मतलब? ये मेरे पास एक सेल मेम्ब्रेन है डबल लेयर, ये आयन चैनल है। ये आयन चैनल या ओपन होता है या क्लोज्ड होता है। जब ओपन होता है हम कहते हैं कि ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन में है, और जब क्लोज होता है तो हम कहते हैं कि ये क्लोज कॉन्फ़िगरेशन में है। तीसरा हमारे पास कि ये जो आयन चैनल है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि चैनल ओपन है या ओपन नहीं है। अगर चैनल ओपन है तो कंडक्टेंस होगी, अगर चैनल क्लोज है तो कंडक्टेंस नहीं होगी, क्योंकि बंद है, जब बंद है तो कंडक्टेंस नहीं होगी। कंडक्टेंस कहते हैं गुजारने को। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इन चैनल्स की, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करते हैं गेट्स। ये देखो, ये सिर्फ एक चैनल है। चैनल किसे कहते हैं? रास्ता। मैंने आप लोगों को कहा चैनल रास्ते को कहते हैं। लेट्स सपोज ये मैं ड्रा कर देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी मैंने गलत ड्रा कर दिया, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेट्स सपोज, तो ये जो दरमियान में ये जो रास्ता है, ये क्या है? ये चैनल है। अब ये चैनल क्लोज होगा या ओपन होगा, इस ये डिपेंड करता है गेट्स पे। यहाँ पे इस तरह गेट्स होते हैं, ठीक है, गेट्स होते हैं। अब गेट्स दो तरह के होते हैं। एक तरह के गेट होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिवेशन गेट, और दूसरे तरह के गेट होते हैं उनको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। एक दफा फिर सुनो, ये हमारे पास चैनल है,
इसके थ्रू आयन गुजरते हैं। कौन सा आयन गुजरेगा, कौन सा नहीं गुजरेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आयन और चैनल का साइज कंपैटिबल है या नहीं है। आयन और ये जो चैनल है इसका, इसके अंदर जो चार्जेस हैं ये कंपैटिबल हैं या नहीं। गुड, ये बात तो हो गई। अब आयन तो एक रास्ता है, तो रास्ते में कोई गेट भी तो लगा हुआ होगा, तो इन चैनल्स के गेट भी होते हैं। एक किस्म के गेट एक्टिवेशन गेट कहलाते हैं, एक किस्म के गेट इनएक्टिवेशन गेट कहलाते हैं। यहाँ तो हो गई ये बात। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो लाइगेंड गेटेड होते हैं। देखो, अच्छा गेट हो गए ना, अब इनके गेट्स जो हैं ये कौन ओपन करता है कौन क्लोज करता है, ये डिपेंड करता है कि दो किस्म के हमारे पास वो हैं। एक वोल्टेज गेटेड चैनल है कि जिनके गेट्स का ओपन और क्लोज होना डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना है, और एक लाइगेंड गेटेड चैनल है। ये वो चैनल हैं कि जो डिपेंड करता है कि गेट के साथ कोई लाइगेंड आके मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर मैं अब आप लोगों को एक ये आखिरी बात मैं बताने लगा, फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। गौर से सुनिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक सेल है, ये एक चैनल है, सोडियम चैनल, ठीक है। इसके थ्रू सोडियम ने गुजरना है। मैं जरा इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इससे सोडियम ने गुजरना है, ठीक है। अब ये मेरे पास लेट सपोज इस सोडियम चैनल के अंदर जो गेट हैं ये वोल्टेज गेटेड है। ये चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो चैनल के अंदर गेट्स होंगे ये ओपन होंगे या क्लोज, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? वोल्टेज पे। क्या मतलब? मतलब ये लेट सपोज अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70। कितना होता है? -70। अब यहाँ पे स्मॉल चैनल होते हैं जिनको फनी चैनल कहते हैं, उनके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता सोडियम लीक होके अंदर जा रहा होता है। ये फनी चैनल है जो कि हमेशा लीक ही है, इनसे सोडियम हमेशा लीक हो रहा होता है। सोडियम अंदर जा रहा है जा रहा है, तो जब सोडियम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। -70 से -60, -60 से -50, -50 से -40, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्जेस को अंदर लेके जा रहे हो तो अंदर नेगेटिविटी कम होगी। अब जैसे ही मैं मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, जैसे ही अंदर का जो वोल्टेज है ये -50 हो जाए, -50 हो जाए, फौरन इस वोल्टेज पे ये गेट, इस चैनल के गेट खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आ जाएगा। गौर से सुने तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल है, क्योंकि इस चैनल के गेट तब ओपन हुए और सोडियम तब आया जब वोल्टेज को आप -70 से -50 पे ले आए। तो इस चैनल का जो गेट हो गया, ये कौन से गेट हो गए? वोल्टेज गेटेड चैनल हो गए। दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं। ये लेट सपोज मेरे पास एक चैनल है जो कि सोडियम पोटाशियम चैनल है। सोडियम अंदर जाता है या सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर निकलता है। लेकिन नॉर्मली ना सोडियम बाहर जा रहा है ना पोटाशियम, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही इस चैनल के ऊपर एसिटाइल कोलिन आके बैठेगा, एसिटाइल कोलिन जैसे ही आके बैठता है, एसिटाइल कोलिन एक लाइगेंड है, जैसे ही एसिटाइल कोलिन आके बैठता है, इस चैनल के जो गेट होते हैं ये खुल जाते हैं और सोडियम पोटाशियम का बाहर अंदर आना जाना शुरू हो जाता है। इस चैनल के गेट कब ओपन हुए? जब वोल्टेज चेंज हुआ। इसलिए हमने इस चैनल को कौन सा चैनल कहा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये चैनल, इस चैनल के गेट तब ओपन हुए जब इस चैनल के ऊपर एक लाइगेंड आके बैठ गया, लाइगेंड अटैच हो गया। इसलिए हमने इन चैनल को क्या कहा? लाइगेंड गेटेड चैनल। तो चैनल क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। कौन सी चीज इसे पास होगी, कौन सी नहीं पास होगी, वो हमने पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर गेट्स होते हैं, गेट्स वोल्टेज गेटेड होते हैं और लाइगेंड गेटेड होते हैं। और वोल्टेज गेटेड की मिसाल क्या है, लाइगेंड गेटेड की मिसाल क्या है? मैं तो कहता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी है। सर अगर ये आप लाइगेंड सर लाइगेंड गेटेड में ये होता है